फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम नीडल लूम मशीन के लिए प्रैक्टिकली वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नीडल लूम मशीन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो जो प्लास्टिक लाइन कंपनियां होती है या जो वेविंग मशीन कंपनियां होती है, वहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए जो मशीन का यूज़ किया जाता है उसे बेसिकली नीडल लूम मशीन कहा जाता है। अब नीडल लूम मशीन की प्रैक्टिकली वायरिंग किस तरह से की जाएगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नीडल लूम मशीन में हमारे पास एक मोटर स्टार्टर होता है। इस मोटर स्टार्टर में हमने एक कॉन्टेक्टर लगाया है और ये हमारे पास ओवरलोड रिले है, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो हमें प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा हमारे पास दो मोटर्स इस मशीन में लगाई जाती है। पहली होती है मेन मोटर। मेन मोटर के जरिए हमारा बेल्ट जो बनता है, वो मेन मोटर जब रोटेट होती है तो बेल्ट बनता है। एक वाइंडर मोटर होती है, बेल्ट की घड़ी करने के लिए एक और मोटर लगाई जाती है, तो उसको हम नॉर्मली वाइंडर मोटर कहते हैं। जो मेन मोटर होती है, मेन मोटर में क्लच भी लगाया जाता है, ताकि जब हमारी मशीन स्टॉप कंडीशन में रहे तो मशीन को कोई घुमा ना सके। तो जब मशीन स्टॉप रहेगी तो ये क्लच मोटर को पकड़ लेगा। ये क्लच का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है, ठीक है। तो जब मशीन स्टॉप रहेगी तब क्लच में सप्लाई आना चाहिए, ताकि मोटर को कोई घुमा ना सके, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज का आपको ध्यान रखना, 24 वोल्ट डीसी है। इसके अलावा हमने एक 4 पोल एमसीबी लगाई, पावर एमसीबी। कंट्रोल एमसीबी में देखिए हमने 220 वोल्ट के लिए कंट्रोल एमसीबी लगाई है, लाइन को कंट्रोल करने के लिए। एक 24 वोल्ट एसी के लिए, ठीक है, एसी के लिए हमने कंट्रोल एमसीबी लगाई है। ये कंट्रोल एमसीबी 220 वोल्ट के लिए है। यह कंट्रोल एमसीबी 24 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है, जो कि 220 वोल्ट को 24 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर सके। इसके अलावा बेल्ट कितना बना है, बेल्ट मेजरमेंट के लिए हमने एक लेंथ काउंटर मीटर लगाया है। लेंथ काउंटर मीटर आप किसी भी मॉडल का लगा सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर मल्टी स्पान कंपनी का यहाँ पर लेंथ काउंटर मीटर लगाया है। एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, ताकि जो 24 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे पास बनी है उसे डीसी में कन्वर्जन किया जा सके, ताकि क्लच में हमारी सप्लाई जाए। तो क्लच की सप्लाई के लिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने 8 पिन ग्लास रिले लगाया है, ताकि जब भी वार्प लगे, ठीक है, जब भी कोई धागा टूटे या वार्प लगे तो उस कंडीशन में हमारी मशीन स्टॉप होना चाहिए। इसके लिए हमने एक 8 पिन ग्लास रिले लगाया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर कंपोनेंट का फंक्शन क्लियर हुआ हो। इसके अलावा पुश बटन की बात की जाए तो एक स्टॉप पुश बटन लगाया है। स्टॉप पुश बटन में एनसी एलिमेंट लगाया है, कि स्टार्ट पुश बटन जिसमें हमने एनो एलिमेंट लगा, और हमने यहाँ पर एक सिंगल वे सिलेक्टर स्विच लगाया है। इस सिलेक्टर स्विच के पीछे की तरफ 2 एनो लगाए जाएंगे, ठीक है। एक एनो के जरिए वोल्टिंग सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, और सेकंड एनो के जरिए हमारे पास जो 24 वोल्ट एसी सप्लाई आई है उससे कंट्रोल किया जाएगा। किस तरह से वायरिंग होगी वह भी हम समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, सिलेक्टर के पीछे हमने 2 एनो लगाना है, और ये हमारे पास सिंगल वे सिलेक्टर स्विच है, ठीक है। वायरिंग की बात कीजिए तो वायरिंग काफी सिंपल है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए, 3 फेज न्यूट्रल हमारे पास पावर एमसीबी में आ चुके हैं। यहीं से आर फेज को हम पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं, कॉन्टेक्टर में आएगा, वाई फेज कॉन्टेक्टर में आएगा, और बी फेज L3 टर्मिनल पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आर वाई भी सबसे पहले कॉन्टेक्टर में आ जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास जो मोटर की रेटिंग्स है वो काफी कम है, और दोनों ही मोटर को हमें एक साथ रोटेट करना है। जब बेल्ट बनेगा तभी तो यहाँ पर हमारे पास बेल्ट की घड़ी होगी, बेल्ट रोटेट होगा। तो दोनों मोटर को क्योंकि हमें एक साथ घुमाना है, इसलिए हम एक ही स्टार्टर के जरिए दोनों ही मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओवरलोड रिले के देखिए, यहाँ से वायर हमारे पास आएंगे फर्स्ट मोटर में, और यहीं से इसी ओवरलोड रिले से हमारे पास सेकंड मोटर में भी आ जाएंगे। दैट मीन्स हम एक ही स्टार्टर के जरिए दोनों मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पावर वायरिंग इसकी काफी सिंपल है। नॉर्मली हमें दोनों ही मोटर को एक साथ रोटेट करना है, इसके लिए हमने एक ही स्टार्टर का यूज किया है। जब भी हमारी फर्स्ट मोटर चलेगी तो सेकंड मोटर भी साथ में ही रन करेगी। तो पावर वायरिंग काफी सिंपल है। अब कंट्रोल वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कि लेंथ काउंटर मीटर हुआ, इसके अलावा कॉन्टेक्टर और ये ट्रांसफॉर्मर, तीनों ही हमारे पास 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले हैं। इसके लिए हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं।
न्यूट्रल देखिए इस पावर एमसीबी से लिया है। सबसे पहले कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहीं से लेंथ काउंटर मीटर में भी न्यूट्रल आ जाएगा और यहीं से न्यूट्रल हमें इस ट्रांसफॉर्मर में भी दे देना है। ट्रांसफॉर्मर में आप पहले चेक कर लीजिए कहाँ पर आपको इनपुट कनेक्ट करना है, कहाँ से आउटपुट मिलेगा। अभी के लिए देखिए हमने न्यूट्रल डायरेक्टली इस ट्रांसफॉर्मर में दिया है। ठीक है, अब लाइन की वायरिंग किस तरह से की जाएगी, तो सबसे पहले लेंथ काउंटर मीटर में भी हमें लाइन देना है। तो लाइन को आप देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। लाइन और न्यूट्रल दैट मींस इनपुट पावर सप्लाई इस लेंथ काउंटर मीटर में आ चुकी है। बेटर होगा यदि आप इस लाइन वायर को एमसीबी के जरिए दें, ताकि एमसीबी कंट्रोल एमसीबी को स्टॉप करने पर आपका लेंथ काउंटर मीटर भी स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी, तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी एक फेज इस पावर एमसीबी से ले लीजिए। हम यहाँ से आर फेज ले रहे हैं। ठीक है, आर फेज को इस कंट्रोल एमसीबी में कनेक्ट किया है। यहाँ से जाएगा ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, जैसे एमसीबी को ऑन किया जाएगा ट्रांसफॉर्मर में देखिए लाइन और न्यूट्रल आ चुके हैं, जो कि 220 वोल्ट सप्लाई है। अब किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। तो यहीं से एमसीबी के आउटपुट से ही हमें एक वायर लेना है और इसे ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना, ताकि मोटर हमारी जब भी ओवरलोड हो तो यहाँ पर हमें ट्रिपिंग मिल सके। ठीक है, 96 इसका एनसी का आउटपुट होता है। तो 96 से एक वायर लेना है और इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन, जिसमें एनो एलिमेंट लगाया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कॉन्टेक्टर की कॉइल A2, ठीक है, A1 में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास A2 में सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे इस कंडीशन में जो हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और मैनुअली स्टार्ट होगा। ठीक है, यदि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने पर हमारा जो स्टार्टर अभी रन कर रहा है वो मैनुअली रन कर रहा है। जितनी देर के लिए पुश बटन प्रेस किया जाएगा उतने टाइम के लिए हमारी मोटर रन करेगी। इसे परमानेंटली रन करने के लिए हमें होल्डिंग सप्लाई भी देना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई किस तरह से दी जाएगी यह भी हम समझेंगे। अभी के लिए देखिए होल्डिंग सप्लाई के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए एनसी के आउटपुट से, एनसी का आउटपुट से एक वायर लिया, इसे सिलेक्टर में जो हमने एनो एलिमेंट लगाया है एनो एलिमेंट में कनेक्ट कर दिया है। जब सिंगल वे सिलेक्टर स्विच को रोटेट किया जाएगा, एनो से सप्लाई जब पास होगी, ठीक है, जब एनो एनसी बनेगा तब यह सप्लाई यहाँ से पास होगी और यह जाएगी रिले के कॉमन में। आप रिले का कोई भी कॉमन यूज कर सकते हैं, कॉमन और एनसी का यूज करना है रिले में, ताकि रिले जब स्टॉप कंडीशन में रहे तब यह सप्लाई पास हो। जैसे ही रिले ऑपरेट होता है उस कंडीशन में सप्लाई ने कट हो जाना चाहिए। अब रिले हमारा ऑपरेट कैसे होगा, तो ये रिले हमने लगाया है ऑटो वार्प के लिए। जैसे ही ऑटो वार्प लगता है या मशीन में कोई धागा टूटता है या कोई डिफेक्टिव किसी तरह का रेशा मशीन में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटो वार्प लगेगा। ऑटो वार्प लगने पर क्या होगा, वहां पर हमारे पास रिले ऑपरेट होना चाहिए। रिले जब ऑपरेट होगा तो मशीन स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन्स कोई फॉल्ट आने पर ही रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, कोई फॉल्ट आया, रिले ऑपरेट हो गया, रिले ऑपरेट होगा तो मशीन ने स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली हमने कॉमन और एनसी का यूज करना है। एनसी के आउटपुट से इसे ले जाकर यहाँ पर कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कॉन्टेक्टर के एनो में आ गया है। ये होल्डिंग सप्लाई है जो कि हमने रिले के एनसी से यूज किया है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो एनसी कट ऑफ हो जाएगा और होल्डिंग हमारी कट हो जाएगी। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। रिले कब ऑपरेट होगा, तो रिले वार्प लगने पर ऑपरेट होगा या कोई फॉल्ट आने पर ऑपरेट होगा। ठीक है, अब यदि आपने सिलेक्टर को ऑन किया, एनो से सप्लाई यहाँ पर पास हुई और रिले स्टॉप कंडीशन में तब सप्लाई यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब यदि आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, पहले सिलेक्टर को ऑन किया, अब यदि आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट होगा। यह होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी इस एनो में और इस एनो से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर को होल्डिंग मिल जाएगी। होल्डिंग कब मिलेगी, जब सिंगल वे सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, तभी सप्लाई पास होगी। यदि सिंगल वे सिलेक्टर स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा और तब यदि आप इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्टर मैनुअली ऑपरेट होगा। परमानेंटली ऑपरेट कब होगा, जब सिंगल वे सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा और रिले स्टॉप कंडीशन में रहेगा। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है, कोई वार्प लगता है तो उस कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई रिले के जरिए कट ऑफ हो जाएगी।
क्योंकि रिले का एनसी पॉइंट हमने यूज किया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। होल्डिंग कब लगेगी? जब हमारा सिंगल वे सिलेक्टर स्विच ऑन रहेगा और रिले हमारा स्टॉप रहेगा। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब यह ऑटो वार्प रिले किस तरह से ऑपरेट होगा समझ लेते हैं। तो ऑटो वार्प रिले का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट एसी है। ठीक है, 24 वोल्ट एसी पर यह ऑपरेट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट एसी का पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हमने सेकंड एमसीबी में लगाया जो कि 24 वोल्ट एसी के लिए है। यहां से हम क्या करेंगे, जो प्लस वायर है, प्लस वायर को यहां पर इस रिले की कॉइल में डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्ट किया है। 2 और 7 इसकी कॉइल होती है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्ट रिले कब ऑपरेट होगा, जब इसमें नेगेटिव या 0 वोल्ट भी आएगा। तो 0 वोल्ट के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अर्थिंग वायर का यूज करना है। ठीक है, अर्थिंग वायर हमारे पास जाएगा मशीन में इसे ऑटो वार्प के प्लेस पर यूज किया जाएगा और वहां पर एक स्ट्रिप लगाई जाती है, स्ट्रिप में भी यूज किया जाएगा। जैसे ही कोई धागा ब्रेक होता है या फिर किसी भी तरह से कोई डिफेक्टिव कपड़ा बनता है, डिफेक्टिव बेल्ट बनता है, रेशा आता है, तब हमारे पास ऑटो वार्प लगेगा और ऑटो वार्प लगने पर अर्थिंग हमारे पास यहाँ आएगा इस रिले में 2 नंबर पॉइंट में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रिले कब ऑपरेट होगा, तब हमारे पास या तो बेल्ट डिफेक्टिव बनेगा या कोई धागा टूट जाएगा, तभी ये अर्थिंग वायर आएगा ऑटो वार्प के थ्रू और ये रिले ऑपरेट होगा। यदि ये रिले ऑपरेट हो गया तो उस कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई कटअप हो जाएगी। होल्डिंग सप्लाई कटअप होने से हमारे स्टार्टर की होल्डिंग कट हो जाएगी और हमारा जो स्टार्टर है वो ओनली मैनुअली रन करेगा, ऑटो में वर्क नहीं करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जैसे ही कोई धागा टूटता है या डिफेक्टिव बेल्ट बनता है तब ऑटो वार्प लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, क्लच की सप्लाई के लिए कनेक्शन करना है। तो क्लच की सप्लाई क्या है, 24 वोल्ट डीसी पर ये ऑपरेट होता है और ये कब लगेगा, जब हमारा क्या रहेगा, मशीन स्टॉप कंडीशन में रहेगी। ठीक है, मशीन स्टॉप रहेगी तभी हमारे पास क्लच में सप्लाई जाना चाहिए और मशीन ने घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब इसमें सप्लाई आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से देखिए कंट्रोल सप्लाई हमने यहाँ से लिया 24 वोल्ट एसी के लिए और इससे देखिए सिलेक्टर का जो दूसरा एनो है, जब देखिए हमने रनिंग के सिलेक्टर को दूसरी पोजीशन में ऑपरेट किया तब यहाँ से ये सप्लाई पास होगी। ठीक है, जब सिलेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा एनो ऑपरेट होगा, दूसरा एनो ऑपरेट होगा तो यहाँ से ये सप्लाई जाएगी। ठीक है, जब मशीन स्टॉप रहेगी तब यह सप्लाई यहाँ से पास होगी क्योंकि ये हमारा एनो ऑपरेट हो जाएगा। फिर से एक बार बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब मशीन स्टॉप रहेगी, सिलेक्टर दूसरी पोजीशन में रहेगा, तब इस एनो से सप्लाई पास होगी और यह जाएगी हमारे पास कॉन्टेक्टर में एएनसी में। ठीक है, कॉन्टेक्टर के एएनसी में जाएगी। क्या होगा, जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब एएनसी से सप्लाई पास होना चाहिए, तो एएनसी में सप्लाई आ गई है। जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब ये सप्लाई पास होगी यहाँ से और ये जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव में। ठीक है, रेक्टिफायर में देखिए एसी दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना है 24 वोल्ट और यहाँ से प्लस मिलेगा, यहाँ से नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 24 वोल्ट प्लस और माइनस हमें यहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमारे पास रेक्टिफायर में सप्लाई कब आएगी, जब सिलेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तब यहाँ पर एनो ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तब हमारे पास यहाँ पर सप्लाई आएगी। ठीक है, जब मशीन स्टॉप रहेगी तब सप्लाई रेक्टिफायर में आएगी। अभी रेक्टिफायर में हमें 0 वोल्ट भी कनेक्ट करना है तो 0 वोल्ट हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और रेक्टिफायर के थ्रू 24 वोल्ट डीसी सप्लाई हमारे पास यह क्लच में जाएगी। ठीक है, तो क्लच यहाँ पर पकड़ कर रखेगा, जब हमारी मशीन स्टॉप रहेगी तब। ठीक है, जैसे ही हमारी मशीन रन होगी तो यहाँ से सप्लाई कटअप हो जाएगी, जो हमारे पास एसी सप्लाई आई थी वह नहीं आएगी और यहाँ पर हमारे पास क्लच की सप्लाई कट हो जाएगी। ठीक है, क्लच में सप्लाई कब आएगी, जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा और यहाँ पर सिलेक्टर को हम ऑफ कर रखेंगे, इसे ऑफ पोजीशन में रखेंगे तब। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नीडल लूम मशीन की वायरिंग किस तरह से की जाती है। लेंथ काउंटर मीटर आपके पास जो भी मॉडल का हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक सेंसर कनेक्ट कर वहां पर उसकी वायरिंग कर लीजिए। ठीक है, लेंथ काउंटर मीटर का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया है इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है,
सेंसर के लिए आपको डाया किस तरह से डालना होता है यह भी आप वहां पर वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह रिले कब लगेगा? जब कोई फॉल्ट आएगा, कोई वार्प लगता है या कोई डिफेक्टिव धागा टूटता है, तब ये रिले लगेगा। रिले लगने से हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।